नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम रीट एग्जाम 2025 के लिए शिक्षण विधियों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके और रीट प्री एग्जाम के अंदर 8 से 9 क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना है, क्योंकि दोस्तों मैंने हिंदी की जितनी भी महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ बनती हैं उन सभी विधियों के प्रश्न इस वीडियो के अंदर शामिल किए हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं दोस्तों शिक्षण विधियों के जितने भी खोजकर्ता हैं उनके बारे में, वहीं दोस्तों शिक्षण विधियों की जितनी भी महत्वपूर्ण विशेषताएं उन सभी को और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। वहीं दोस्तों मैं जिसे भी शिक्षण विधियां जैसे किंडरगार्टन शिक्षण विधि हो गई या दोस्तों और मॉन्टेसरी विधि हो गई, आगमन विधि हो गई, प्रत्यक्ष विधि, निगमन विधि, इन सारी विधियों के बारे में डिटेल से इस वीडियो के अंदर और बात करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना है। दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम के अंदर और मैं गारंटी देता हूं कि 100% क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे और आपके 8 से 9 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। तो आपको वीडियो और के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए लास्ट तक ज़रूर देखना है। दोस्तों अगर आप रीट प्री एग्जाम को अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर मैंने और RTE एक्ट 2009, NEP 2020 व NCF 2005 से संबंधित अति महत्वपूर्ण और वीडियो अपलोड किए हैं, जो कि जिनसे आपकी और रीट प्री एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। दोस्तों ये सारे वीडियो और आपको और 20 से 25 मिनट के देखने को मिलेंगे, जिसमें दोस्तों कम समय में आप और इन जितने भी एक्ट हैं इनको अच्छे से समझ सकते हो। तो इस वीडियो के बाद में आप और उनको भी देख सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज हमारा पहला प्रश्न है वो है भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी 4। दोस्तों किसी भी भाषा को सीखने के लिए प्रमुख रूप से 4 प्रकार के कौशलों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दोस्तों सबसे पहले दृश्य माध्यम, फिर दोस्तों श्रव्य माध्यम, लेखन माध्यम एवं दोस्तों पठन माध्यम से किसी भी भाषा को सीखा जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है व्याकरण अनुवाद पद्धति का और मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, व्याकरण का गहरा ज्ञान देना। दोस्तों व्याकरण और जो अनुवाद पद्धति है इसका प्रमुख उद्देश्य किसी भी और भाषा की जो व्याकरण है उसका और बच्चे को गहरा ज्ञान करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है, जिससे दोस्तों और व्याकरण का ज्ञान करके वो भाषा को अच्छी प्रकार से और आसानी से सीख सके। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रत्यक्ष विधि में किस पर अधिक बल दिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, मौखिक अभ्यास पर। दोस्तों प्रत्यक्ष विधि के अंदर और मौखिक अभ्यास पर सर्वाधिक बल दिया जाता है, जिसमें दोस्तों और बच्चे को और किसी भी भाषा को सुनकर और दोस्तों उसे देखकर और वह बच्चा और किसी भी भाषा को सीखता है, उसमें दोस्तों और इस विधि के अंदर और उसे व्याकरण का ज्ञान नहीं करवाया जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है द्विभाषी पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, दोनों भाषाओं का उपयोग। दोस्तों द्विभाषी पद्धति के अंदर और किसी भी दोनों भाषाओं को सिखाने के लिए और उन दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितनी भी जो हमारी लक्षित 2 भाषाएं होती है उनकी जो संबंधित व्याकरण है और उनसे संबंधित शब्द हैं उन पर और इस पद्धति के अंदर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हिंदी शिक्षण में बाल उपयोगी विधि किस पर आधारित होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, बच्चों की रुचि और अनुभवों पर। दोस्तों हिंदी शिक्षण के अंदर और जो बाल उपयोगी विधि होती है वो उसके अंदर दोस्तों बच्चों की जो इंटरेस्ट होता है, उनकी रुचि होती है और उनके जो डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको शामिल किया जाता है, यानी कि बच्चों की रुचि के हिसाब से ही उन्हें चीज़ें सिखाई जाती है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगले प्रश्न से बढ़ने से पहले मैं आपको और अन्य हिंदी शिक्षण की जो अन्य विधियाँ हैं उनके बारे में भी बताने वाला हूं। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं हिंदी शिक्षण की और आगमन विधि के बारे में। दोस्तों अगर आगमन विधि की बात करें तो यह विधि और दोस्तों अरस्तु के द्वारा दी गई थी। दोस्तों इस विधि के अंदर और सबसे पहले और हम किसी भी जो इस विधि को सीखता है उसके लिए सबसे पहले हम और दृष्टांत यानी कि उदाहरण उसके लिए देते हैं और उदाहरणों के माध्यम से वह और
नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण करता है। भाई दोस्तों, इसके एक विपरीत में इसकी एक विधि होती है जिसे हम और निगमन विधि के नाम से भी जानते हैं। वह दोस्तों इसके विपरीत होती है। इस विधि के अंदर पहले उन्हें सिद्धांत दिए जाते हैं और सिद्धांतों के माध्यम से बालक द्वारा और नियमों का निर्माण किया जाता है। दोस्तों ये दोनों ही विधि और अरस्तु के द्वारा दी गई हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हिंदी शिक्षण में संवाद विधि का उपयोग किस कौशल को विकसित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, श्रवण एवं भाषण। दोस्तों हिंदी शिक्षण के अंदर और जो संवाद विधि है उसमें और उसका जो प्रमुख प्रयोग है, उसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो बच्चे के अंदर और श्रवण यानी कि सुनने की क्षमता और उसे बोलने की क्षमता का विकास करना है। यानी कि श्रवण और भाषण के लिए और इस संवाद विधि का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मौखिक विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, सुनने और बोलने की क्षमता विकसित करना। दोस्तों जो हिंदी शिक्षण की मौखिक विधि होती है इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो होता है बालक के अंदर और सुनने और बोलने की क्षमताओं का विकास करना। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस विधि के अंदर और ग्रामर को सीखे बिना किसी भी भाषा को सिखाया जाता है। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, मूल रूपात्मक विधि भाषा शिक्षण में किस पर केंद्रित होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, शब्दों के रूप और संरचना पर। दोस्तों जो मूल रूपात्मक विधि है वो शब्दों के और मूल और संरचना पर निर्भर होती है। यानी कि दोस्तों किसी भी भाषा के अंदर शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है, उनकी संरचनाएं किस प्रकार होती है, उसका उस पर और बल इस प्रमुख बल उस पर और इस विधि के अंदर दिया जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हिंदी शिक्षण में अनुभवजन्य विधि का क्या महत्व है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, छात्रों के व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़ना। दोस्तों जो हिंदी शिक्षण के अंदर जो अनुभव जन्य विधि है उसका प्रमुख उद्देश्य दोस्तों जो डेली लाइफ में और बच्चों के जो अनुभव होते हैं उनको और उनकी जो शिक्षण विधि है उसके अंदर जोड़ना और उन डेली लाइफ के अनुभवों को शामिल कर और किसी भी भाषा को सीखना इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, स्वरूपात्मक शिक्षण विधि किस पर आधारित होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, भाषा के विभिन्न रूप पर। दोस्तों जो रूपों पर, तो दोस्तों जो भाषा शिक्षण की और स्वरूपात्मक विधि है वो भाषा के विभिन्न रूपों पर आधारित होती है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हिंदी शिक्षण में सुनने बोलने की विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, मौखिक विधि। दोस्तों हिंदी शिक्षण के अंदर और बोलने और सुनने की जो विधि है उसे मौखिक विधि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये मौखिक विधि होती है इसके अंदर बच्चे को कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप के माध्यम से किसी भी भाषा को सिखाया जाता है। दोस्तों यह और इस विधि के अंदर और ग्रामर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम हिंदी शिक्षण की अन्य विधियों की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं और दोस्तों मोंटेसरी विधि, जो दोस्तों मारिया मोंटेसरी जो कि इटली के एक मनोवैज्ञानिक थे उनके द्वारा दी गई थी। यह विधि प्रमुख रूप से और 3 से और 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी होती है। दोस्तों इस विधि के अंदर और प्रमुख रूप से बच्चों के अंदर जो उनके अंदर उनकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिसमें हाथ पैर होते हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के और जो संदेश होते हैं उनके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें दोस्तों जो औपचारिक जितने भी साधन होते हैं उनका उपयोग न कर और बच्चों की और स्वयं सीखने की भावना को बढ़ावा दिया जाता है और यह विधि मारिया मोंटेसरी के द्वारा दी गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, व्याकरण अनुवाद पद्धति की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और
विकल्प बी मौखिक कौशलों का अभाव। दोस्तों जो व्याकरण पद्धति है उसमें और मौखिक कौशलों का अभाव होता है। दोस्तों इस पद्धति के अंदर प्रमुख रूप से व्याकरण की जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, जिनमें व्याकरण के अंदर शब्द ज्ञान देना, वर्ण ज्ञान देना, उन पर बात की जाती है, लेकिन उनकी जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उन्हें मौखिक यानी कि बोलने और सुनने के अंदर जो कौशल होते हैं उनका और इस विधि के अंदर अभाव रहता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हिंदी शिक्षण में रचनात्मक लेखन किस विधि का भाग है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी प्रयोगात्मक विधि। दोस्तों हिंदी शिक्षण के अंदर और जो रचनात्मक लेखन है वो प्रयोगात्मक विधि का एक भाग है। दोस्तों अगर हम प्रयोगात्मक विधि की बात करें तो यह विधि, इसे हम डाल्टन विधि के नाम से भी जानते हैं, जो कि दोस्तों और डाल्टन नामक शहर अमेरिका के अंदर दी गई थी। दोस्तों इस विधि के अंदर और बच्चों को स्वतंत्र रूप से और प्रयोग करने के लिए और छोड़ दिया जाता है, जिसमें दोस्तों करके सीखने के माध्यम से बच्चे अपनी क्रियाशीलता के माध्यम से किसी भी चीज़ को सीखते हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों रचनात्मक लेखन है वो और प्रयोगात्मक विधि का एक भाग है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हिंदी शिक्षण में कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी अनुभवजन्य विधि। दोस्तों अनुभवजन्य विधि को हिंदी शिक्षण में सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है, क्योंकि दोस्तों और कोई भी बच्चा और अपने परिवेश के अनुभवों को और अपनी जो लर्निंग है दोस्तों, उसकी जो शिक्षण है उससे जोड़कर किसी भी भाषा को आसानी से सीख सकता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए जितने भी फैक्ट है वो आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे। दोस्तों हिंदी शिक्षण की अगली विधि की बात करें और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भाषा शिक्षण में खेल विधि का क्या लाभ है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी बच्चों की रुचि को बढ़ाना। दोस्तों भाषा शिक्षण की जो खेल विधि है उसके अंदर और दोस्तों खेल के माध्यम से बच्चों के अंदर और किसी भी भाषा शिक्षण में उनकी रुचि को बढ़ावा देना है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेल विधि की बात करें तो दोस्तों इस विधि को और दोस्तों हेनरी कुक के द्वारा दिया गया था। दोस्तों इस विधि में खेल के माध्यम से बच्चों को और सिखाया जाता है। दोस्तों हेनरी कुक ने अपनी प्लेबुक नामक पुस्तक के अंदर इस विधि के बारे में बताया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हिंदी शिक्षण में चित्र विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ये होने वाला है छोटे बच्चों के लिए। दोस्तों हिंदी शिक्षण के अंदर और जो चित्र विधि है उसका प्रयोग और कम उम्र के बच्चों के लिए किया जाता है। दोस्तों इस विधि के अंदर बच्चों को पहले और चित्र दिखाए जाते हैं, उसके बाद में और चित्र से संबंधित जो वर्ण है उसके बारे में ज्ञान कराया जाता है। दोस्तों जिस प्रकार एक कबूतर को दिखाकर, कबूतर का चित्र दिखाकर उसके बारे में और क वर्ण सिखाया जाता है, इस तरह से इस विधि में और प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने को किस विधि में प्राथमिकता दी जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प डी यानी कि दोस्तों संप्रेषण विधि। दोस्तों जो संप्रेषणीय विधि होती है उसमें और बच्चे के सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, इन सारी चीज़ों पर और प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों सबसे पहले इसमें कोई भी बच्चा कैसे सुनता है और उसे कितना ग्रहण करता है, यानी कि ओवरऑल उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सुनने की, बोलने की, पढ़ने की, उन सभी का इस विधि के अंदर ध्यान रखा जाता है। और इस विधि का जो प्रमुख उद्देश्य दोस्तों एक संप्रेषण यानी कि एक वार्तालाप का माध्यम किस प्रकार करवाया जा सकता है और वार्तालाप के माध्यम से किस प्रकार किसी भी भाषा को सीखा जा सकता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो संप्रेषण विधि है उसके अंदर सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने पर प्राथमिकता दी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हिंदी शिक्षण में प्रेरणात्मक विधि का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी
छात्रों की सोचने और समझने की क्षमता विकसित करना। दोस्तों हिंदी शिक्षण के अंदर जो प्रेरणात्मक विधि है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों, वो है छात्रों के अंदर और सेल्फ डेवलप्ड यानी कि स्व विकसित उनकी सोचने की क्षमता है उसका विकास करना, किस प्रकार वो सोच सकते हैं और किस प्रकार वे स्वयं करके सीख सकते हैं उस चीज़ का विकास करना। और उनके लिए और जो दोस्तों उनका जो मार्गदर्शक होता है, जो अध्यापक होता है, उसके द्वारा उन्हें और मोटिवेट किया जाना चाहिए, प्रेरणा दी जानी चाहिए, ना कि उसे डिमोटिवेट किया जाए। तो दोस्तों इस विधि के अंदर और प्रेरणा पर यानी कि मोटिवेशन पर सर्वाधिक और ध्यान दिया जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं और हिंदी शिक्षण की एक अति महत्वपूर्ण सी विधि जो कि प्राथमिक स्तर पर अति उपयोगी है, वो है दोस्तों किंडन और गार्डन विधि। दोस्तों अगर इस किंडरगार्टन विधि की बात करें तो दोस्तों इस विधि को और फ्रोवेल द्वारा और दिया गया था। इस विधि का जो दोस्तों प्रमुख बातें हैं वो है, इस विधि के अंदर दोस्तों बच्चों को खेल खेल के अंदर एक गार्डन के माध्यम से एक बगीचे की तरह सिखाया जाता है, जिसमें दोस्तों उनके करके सीखने पर और खेल के माध्यम से सीखने पर बल दिया जाता है। फ्रोवेल के द्वारा इस विधि को दोस्तों दिया गया था। अगर दोस्तों हम फ्रोवेल की बात करें तो इनके द्वारा ही और शिक्षा के अंदर यानी कि शैक्षण जितनी भी गतिविधियां हैं उनके अंदर जो सहायक सामग्री है उनका जनक भी फ्रोवेल को माना जाता है। तो आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों इस विधि का प्रयोग प्रमुख रूप से प्राथमिक कक्षाएं हैं जिसमें 4 से और 8 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मिश्र विधि किसका मिश्रण होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, सभी विधियों का संयोजन। दोस्तों जो मिश्र विधि है उसके अंदर और किसी भी भाषा को सीखने के लिए और भाषा शिक्षण की जितनी भी विधियां होती हैं उन सभी का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हिंदी शिक्षण में पठन विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, भाषा के लिखित रूप को समझना। दोस्तों पठन विधि होती है जो हिंदी शिक्षण की, उसमें प्रमुख रूप से और उस भाषा के और जो लिखित रूप होता है उसको समझने पर बल दिया जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले हम और भाषा शिक्षण की एक अन्य विधि यानी कि दोस्तों जो प्रश्नोत्तर विधि है दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि उसकी बात करते हैं। अगर दोस्तों अब इस विधि की बात करें तो दोस्तों इस विधि को और सुकरात के द्वारा जो प्राचीन दार्शनिक थे उनके द्वारा दिया गया था। दोस्तों इस विधि के अंदर और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी भाषा को और सीखा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है डिजिटल शिक्षण विधि में और किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है जो डिजिटल शिक्षण विधियां हैं उसमें प्रमुख रूप से कंप्यूटर, मोबाइल ऐप्स एवं स्मार्ट क्लासेस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जितनी भी तकनीक के नवीन साधन हैं उनके माध्यम से और किसी भी लैंग्वेज को सीखा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया है जिनकी आपकी और रीट प्री एग्जाम के अंदर पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके और रीट प्री एग्जाम के अंदर और शिक्षण विधियों से संबंधित और 7 से 8 क्वेश्चन सही होने की 100% पॉसिबिलिटी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है ऑडियो लिंगुअल विधि किस पर केंद्रित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है सुनने और बोलने पर। दोस्तों जो ऑडियो लैंग्वेज विधि है उसमें प्रमुख रूप से और सुनने और बोलने पर और बल दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मल्टीमीडिया विधि में कौन कौन से माध्यम प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स। दोस्तों जो मल्टीमीडिया विधि होती है जो कि आधुनिक शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है उसके अंदर हम और दोस्तों टेक्स्ट यानी कि जो टेक्स्ट संदेश होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, ऑडियोज़ का यूज़ करते हैं और जो वीडियो होती है दोस्तों और जो ग्राफिक्स होती है इन सभी के प्रयोग से और भाषा का सीखा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हिंदी शिक्षण में संप्रेषणी विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, छात्रों को भाषा के वास्तविक प्रयोग में सक्षम बनाना। दोस्तों जो संप्रेषण विधि होती है हिंदी शिक्षण का, उसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो दोस्तों और छात्रों के अंदर भाषा के वास्तविक प्रयोग में उन्हें किस प्रकार सक्षम बनाया जाए, इसके बारे में इस विधि के अंदर बताया जाता है। दोस्तों संप्रेषण विधि में एक कुशल संप्रेषण किस प्रकार किया जा सकता है और उस संप्रेषण के अंदर और जितने भी जो लोग उसमें भाग ले रहे हैं उनकी सक्रियता और इस संप्रेषण विधि में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है ई लर्निंग हिंदी शिक्षण में कैसे सहायक है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करके सीखना। दोस्तों ई लर्निंग के अंदर और जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें हैं उनके माध्यम से और किसी भी भाषा का शिक्षण किया जाता है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों हम प्रमुख रूप से अगर हम ई लर्निंग माध्यमों की बात करें तो इसमें दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और आपके ग्राफिक्स है और वीडियोज़ हैं, इनका प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हिंदी शिक्षण में गूगल क्लासरूम और मॉड्यूल जैसी तकनीकों का क्या उपयोग है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। दोस्तों जितनी भी ये गूगल क्लासरूम होती हैं जिसमें जूम मीटिंग्स भी शामिल है, उन सभी का प्रयोग और दोस्तों जो डिजिटल एजुकेशन है उसको और किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए और जो किसी भी भाषा को सीखने की जो विधि है उसे किस प्रकार सरल बनाया जाए डिजिटल चीज़ों के उपयोग से, उस पर प्रमुख रूप से और बल दिया जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हिंदी शिक्षण में क्रियाकलाप आधारित विधि का मुख्य लाभ क्या है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। दोस्तों जो क्रियाकलाप विधि होती है इसमें प्रमुख रूप से यह ध्यान रखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किस प्रकार से इसमें और सक्रियता से शामिल हो रहे हैं। दोस्तों इसमें प्रमुख रूप से और दोस्तों बच्चों की क्रियाशीलता पर ध्यान दिया जाता है और करके सीखने की जो प्रवृत्ति है उसका विकास बच्चों के अंदर किया जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले हम भाषा और हिंदी शिक्षण की एक अति महत्वपूर्ण अन्य विधि का भी बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं और भाषा शिक्षण की जो दोस्तों ड्रेकोली विधि है उसके बारे में। दोस्तों जो ड्रेकोली विधि है इसका प्रयोग प्रमुख रूप से दोस्तों जो और 4 से 19 वर्ष के जो मानसिक विकृति के बालक होते हैं उनके लिए और ड्रेकोली विधि का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हिंदी शिक्षण में समूह चर्चा विधि का क्यों उपयोगी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। दोस्तों जो समूह चर्चा है यानी कि जो ग्रुप डिस्कशन है वो दोस्तों और बच्चों के लिए यानी कि उन बच्चों के अंदर खुद से और कैसे उनके अंदर आत्मविश्वास डेवलप किया जाए और कैसे वो खुद करके सीख सकते हैं और उनमें कैसे सक्रियता लाई जाए, इसके कबल और दोस्तों समूह चर्चा की विधि के माध्यम से दिया जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है ब्लेंडेड लर्निंग विधि हिंदी शिक्षण में क्या महत्व है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण संयोजन। दोस्तों जो ब्लेंडेड लर्निंग विधि होती है उसमें दोस्तों ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार की और शिक्षण करवाया जाता है। दोस्तों जिन चीज़ों के लिए ऑनलाइन और लर्निंग की आवश्यकता होती है तो वहाँ ऑनलाइन चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। वहीं दोस्तों जहाँ ऑफलाइन चीज़ें यानी कि जिसमें खुद आमने सामने बताने यानी कि दोस्तों फेस टू फेस बताने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर उस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों ब्लेंडेड लर्निंग विधि के अंदर ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण किया जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है विषय वस्तु आधारित शिक्षण विधि किस पर केंद्रित होती है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, विषय वस्तु की गहरी समझ विकसित करना। दोस्तों विषय वस्तु आधारित शिक्षण विधि के अंदर और बच्चों में ये प्रमुख रूप से इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि जो भी आपका कैरिकुलम है यानी कि जो पाठ्यक्रम है, जो विषय वस्तु है, उस पर किस प्रकार बच्चों के अंदर और समझ विकसित की जाए। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उन सभी शिक्षण विधियों को शामिल किया है जिनकी आपकी और रीट प्री एग्जाम के अंदर पूछे जाने की और संभावना है। तो पूरा वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, समस्या समाधान विधि हिंदी शिक्षण में किसके विकास पर बल देती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी, रचनात्मक एवं तार्किक सोच पर। दोस्तों जो समस्या समाधान विधि होती है उसमें प्रमुख रूप से जो उद्देश्य दिया जाता है वो होता है दोस्तों किस प्रकार कोई बच्चा करके और स्वयं किसी भी समस्या का समाधान कर सके, यानी कि उसके अंदर क्रिएटिविटी किस तरह से लाई जाए और उसे लॉजिकल थिंकिंग है उसका विकास किस प्रकार किया जाए, इस पर इस विधि के अंदर बल दिया जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हिंदी शिक्षण में मॉड्यूल पद्धति का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, छात्रों में उदाहरणों के माध्यम से सिखाना। दोस्तों छात्रों को और उदाहरण दे के सिखाने के लिए और मॉड्यूल पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि में और किस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, छात्रों की भागीदारी और रुचि पर। दोस्तों जो बाल केंद्रित विधि होती है उसमें प्रमुख रूप से और छात्रों की जो भागीदारी है, उनका पार्टिसिपेशन है, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्योंकि दोस्तों एक शिक्षक होता है वो केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका में होती है, जबकि छात्र और सर्वे सर्वा होता है, यानी कि छात्र को ध्यान में रखते ही उसका जो पाठ्यक्रम है उसका निर्धारण दिया जाता है, उसकी रुचि के माध्यम से ही चीज़ों को सिखाया जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हिंदी शिक्षण में निर्देशन विधि का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, विद्यार्थी को स्व अध्ययन प्रेरित करने के लिए। दोस्तों जो निर्देशन विधि है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो और विद्यार्थियों को स्व अध्ययन यानी कि दोस्तों सेल्फ स्टडी करने के लिए इस विधि द्वारा मोटिवेट किया जाता है। यानी कि एक अध्यापक केवल निर्देशन का कार्य करता है, जहाँ बाकी जितनी भी चीज़ें हैं बालक स्वयं करके सीखता है। दोस्तों इस विधि का जो प्रमुख उद्देश्य वो है बच्चों के अंदर और एक आत्मनिर्भरता और सेल्फ क्रिएटिविटी का विकास करना। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, संवादात्मक शिक्षण विधि में और शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, छात्रों को संवाद करने के लिए प्रेरित करना। दोस्तों जो संवादात्मक विधि है इसमें और एक शिक्षक केवल बच्चों को और संवाद यानी कन्वर्सेशन करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे दोस्तों उसके अंदर सक्रियता लाई जा सके बच्चों के अंदर और एक आत्मनिर्भरता का विकास किया जा सके। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, हिंदी शिक्षण में खेल आधारित शिक्षण विधि का क्या लाभ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, छात्र भाषा को मज़ेदार तरीके से सीखते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी शिक्षण विधि के अंदर और एक खेल के माध्यम से और किसी भाषा को सिखाने का प्रयास करेंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट उसके अंदर जल्दी डेवलप हो जाएगा और वो भाषा को खेल खेल में ही सीख जाएंगे। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, प्रेरणात्मक विधि का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, छात्रों में आत्मनिर्भरता और सोचने की क्षमता को विकसित करने के लिए और प्रेरणात्मक विधि का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, व्यक्तिगत शिक्षण विधि का और उद्देश्य क्या है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए, यानी कि हर छात्र को सीखने की गति को और ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रदान करना। यानी दोस्तों इंडिविजुअल छात्र को और दोस्तों और व्यक्ति विशेष मानकर उसे अलग से सिखाना इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। यानी दोस्तों इसमें प्रत्येक छात्र पर और अलग से ध्यान केंद्रित किया जाता है अध्यापक एवं मार्गदर्शक द्वारा। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं और हिंदी शिक्षण की एक अन्य विधि जो कि और 1937 के अंदर गांधी जी के द्वारा दी गई थी, जिसे बुनियादी शिक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि दोस्तों जो बुनियादी शिक्षण विधि थी जो कि 1937 में गांधी जी के द्वारा दी गई थी, इसमें दोस्तों गांधी जी ने बताया था कि किस प्रकार से दोस्तों और जैसे बुनियादी चीज़ें होती हैं जिसमें हस्तशिल्प पर दोस्तों और गांधी जी ने सर्वाधिक ध्यान केंद्रित किया था। गांधी जी ने कहा था कि किस प्रकार हम स्वयं दोस्तों करके और नई नई चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं और आत्मनिर्भरता ला सकते हैं। तो दोस्तों बुनियादी जो शिक्षण विधि है वो दोस्तों और गांधी जी द्वारा 1937 के अंदर और वर्धा महाराष्ट्र के अंदर दी गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है समूह शिक्षण विधि का हिंदी शिक्षण में क्या लाभ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, छात्रों में टीम वर्क एवं सहयोग की भावना विकसित होती है। दोस्तों जो समूह शिक्षण विधि होती है इससे और बच्चों के अंदर और एक टीम वर्क, एक टीम के रूप में कार्य करने की और सहयोग की जो भावना है उसको डेवलप किया जाता है जो समूह शिक्षण विधि होती है उसके द्वारा। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मल्टीमीडिया आधारित शिक्षण विधि में किन संसाधनों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स। दोस्तों मल्टीमीडिया आधारित जो शिक्षण विधि है उसके अंदर और टेक्स्ट का, ऑडियो का, वीडियो का और ग्राफिक्स का यूज़ किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार मैंने हिंदी शिक्षण की और जितनी भी भाषा शिक्षण की अति महत्वपूर्ण विधियां थी उन सभी विधियों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने का और प्रयास किया है। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई सारी विधियां आपको हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों इन विधियों के आपके रीट और प्री एग्जाम के अंदर पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दोस्तों इस चैनल द्वारा आपको कभी निराश नहीं किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।